बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कोई भी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के लिए विक्ट्री हासिल करता है तो ओबियसली बड़ी एक खुशी की खबर लेके आता है। इसी वाले से स्नूकर के वाले से बात करें तो IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने तीसरी दफ़ा टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले हम देखते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब हासिल कर चुके थे, एहसन रमज़ान ने हासिल की। इनका तीसरी दफ़ा ये टाइटल जीतना जो बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट की बात की जाती है वो एग्जिस्ट करता है। सिर्फ करने की क्या ज़रूरत है, हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा एज ए स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के ऊपर ये ओनस आता है कि गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि तमाम जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी लुक आफ्टर की जाए। होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम, मोहम्मद आसिफ की बात करें, मोहम्मद वसीम बॉक्सर की बात करें, ये विक्ट्रीज तो हासिल करते हैं बट कुछ अरसे के बाद ये फेड आउट हो जाती है। रीज़न क्या है कि कोई सिस्टम, कोई ऐसा हेल्म ऑफ अफेयर में ऐसा कोई बड़ा ये सोच नहीं रखता कि हमने इन बच्चों के ने जो हमारी दुनिया में रिकग्निशन करवाते हैं इनको हमने लेके चलना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पहचान दुनिया में हुई सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से हुई। अगर उसके अलावा आप बाकी फैक्टर्स देखते हैं तो शायद हमें कोई जानता ही ना कि पाकिस्तान ने क्या दुनिया को अपना नाम बनाने के लिए चीज़ें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बार बार जो ऑन एंड ऑफ विक्ट्री हमें मिलती है, अरशद नदीम की दफ़ा भी हमने बात की कि क्या जीतने के बाद हमने नवाजना है इनको या पहले वो तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इन बच्चों को कि ये एक सिस्टम के थ्रू आते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ये काफ़ी लंबी डिबेट है, इस पर बात करेंगे। और क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ओबियसली पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया था, दूसरा ODI कल एडिलेड में खेला जाएगा, उस हवाले से बात करेंगे। स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से बात करें तो हमें ग्लिम्सेस नज़र आए कि टीम ने अच्छा फाइट की। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है जी बहुत ही स्पेशल हैं, आज पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर और ज़बरदस्त कोच हैं और बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस भी देते हैं, वन एंड ओनली मुजाहिद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। लॉन्ग टाइम। जी लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे टाइम से करना चाह रहे थे आपसे बात। मुजाहिद भाई, ऑब्वियसली ये सारे ऐसे मसाइल, अगर एक वैसे और हम आपसे ओपिनियन चाहेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से कि अरशद नदीम की बात करते हैं, मोहम्मद वसीम ने बॉक्सिंग में टाइटल जीता, अभी ये मोहम्मद आसिफ की बात करें, इन्होंने स्नूकर में तीसरी दफ़ा ये सक्सेस हासिल की। ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये बार बार विक्ट्रीज के बाद हम 2-4 दिन मीडिया पे बात करते हैं जी, ये देखें पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, ये विक्ट्री दिलवा दी, बट उसके बाद ये फेड आउट हो जाती है। और गवर्नमेंट लेवल पे बार बार, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ऑनस उनका है, जोर लगाना पड़ता जी, है। तो ये क्यों एक सिस्टम डेवलप नहीं किया जाता किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से? सिर्फ वन स्पोर्ट नेशन रह गए हैं, क्रिकेट के ऊपर चलें फिर भी कोई सिस्टम आपका बना हुआ है, बाकी किसी स्पोर्ट का नहीं है। तो ये क्या रीज़न समझते हैं आप? रीज़न यही है कि लेस तवज्जो जो मैं समझता हूँ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मिस करते हैं, देखें जितने भी बड़े नेशन देखें वो एक स्पोर्ट्स कल्चर 12 कंट्रीज़ हैं। और अगर आप स्कूलों में भी चले जाएंगे, इंग्लैंड में मेरा भी बच्चा वहाँ पढ़ता था, तो 3 से 4 सेशन ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स के होते हैं। तो होप के ये जो मिसिंग चाइल्ड जिसको कह सकते हैं, जिनको फॉलो अप उस तरह नहीं मिलता, टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता। अगर हम अपने कल्चर को इंग्लैंड या किसी भी बड़े नेशन के साथ कंपेयर करें तो अभी तो माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसकी डेवलपमेंट वहीं से स्पोर्ट्स की स्टार्ट कर देते हैं कि यार आया कि ये बच्चा स्पोर्ट्स के लिए ठीक है या इवन के ये एजुकेशन के लिए ठीक है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब बिफोर सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से फोर सी चीज़ें और प्रोएक्टिव अगर माइंडसेट नहीं है तो ये चीज़ें हम मिस कर जाते हैं और करते रहेंगे। तो अब जैसे ये नहीं कि आप इस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, आप काफ़ी नॉलेज दे रहे हैं, आप कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे आपको तवज्जो देनी चाहिए और किन किन स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट कि जिसमें आपके बच्चे की जो कम्पेटिटिव नेचर है वो भी डेवलप हो रही होती है, उसको गिर के उठना आना शुरू हो जाता है। ये वो सारे पॉजिटिव्स हैं जो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को और तवज्जो देनी और गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ा देखा, आई बिलीव कि जब आपके किसी भी स्पोर्ट्स में से विक्ट्रीज ख़त्म हो जाती है ना, वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती है। हमने ये हाल जो देखा, हॉकी का भी देखा, स्क्वाश का भी देखा कि जब विक्ट्रीज मिलना ख़त्म हुई तो वो बिल्कुल ही उसमें से वो पैसा तो पहले भी थोड़ा बहुत ही था बट जो भी था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अभी क्रिकेट का भी ये डिक्लाइन काफ़ी हद तक ये आना शुरू हो गया था, ख़ासतौर पे एक साल में हमारी भी ऑन एंड ऑफ बात होती रही कि ये जितना कि हमें डिफीट हो रही है, अमेरिका से हारे, हम अफ़गानिस्तान से पहली दफ़ा, आयरलैंड से हार गए, बांग्लादेश से हम वाइट वॉश हो गए।
तो ये जो विक्ट्रीज का ना मिलना, ये स्पोर्ट को कितना डेंट करता है और ये कितना ज़रूरी है कि आपको ऑन एंड ऑफ अच्छी बड़ी विक्ट्री मिलती रहे? देखें, हमने हमेशा देखा पाकिस्तान टीम को, कभी जीत गए कभी हार गए, लोग भी मीन्स के ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही होता है, ये तो नहीं कि वो ऑल द वे जिस तरह इंडिया भी 3 जी। टेस्ट मैच हारा, कि हार जीत ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब तक ये चलती रहेगी आपके स्पॉन्सर भी आपको मिलेंगे, लोग भी आपको शौक से देखेंगे। जब आपके पॉकेट में सिर्फ हार रह जाती है तो आपके स्पॉन्सर भी पीछे हटना जी। शुरू हो जाते हैं, लोग जो व्यूअरशिप है वो भी पीछे, वो जो कहते हैं लेजेंड्स, उनका नाम लेने वाले जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जो हमने देखा पिछले 1 साल में, जिस बच्चे तरह जिनको फॉलो करते हैं। जिनको अभी रोल मॉडल्स हैं। और मैं समझता हूँ कि जीत के साथ हार, हार के साथ जीत, ये बड़ा एक क्या कहते हैं कि लाजमी चीज़ है अगर आपने अपनी उस स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखना है। अगर आज भी बात करें हम, पूरे दुनिया के जितने भी वर्ल्ड कप हैं आज भी वो रिकॉर्ड हमारे पास है, जी। आई थिंक। तो अगर उस तरह देखें कि अगर हमारे पास, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि स्पोर्ट्स नहीं है, तो वाकई कुछ नहीं है। कि जिस तरह हमारी जो इंटरनल मैटर्स हैं जी। उनको देख के या टीवी देख के भी ऐसा बुरा फील होता है कि यार कि हम किस नेशन और से बिलोंग करते हैं और किस कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स को आई थिंक कि इसको और तवज्जो देनी चाहिए, इसका बैकअप, इसका फॉलो अप। वो प्लेयर जिनके पास टैलेंट है, जिस तरह आपने नदीम अरशद की बात की, जी। कि वाकई के लिविंग लेजेंड क्यों नहीं, कि वो बच्चे जो जिनमें टैलेंट है, ये नहीं कि जब वो अचीवमेंट हासिल करते हैं उसके हाँ। बाद उनको फॉलो अप या उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उससे पहले उससे पहले करना बड़ा जरूरी है। और ये इस तरह के अभी काफ़ी बच्चे हैं, मुझे अभी कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड में बात हो रही थी कि काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस करना जा रहे हैं उधर जाके, अभी जेवलिन के लिहाज से, एथलेटिक्स, डिफरेंट एथलेटिक्स के हवाले से उधर अक्सर शूट हो रहा होता है और वो शूट होने की वजह से वो उधर जा नहीं पाते। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारी डायरेक्शन नहीं है किसी भी तरह की, कि हमने अगर एक हीरो बना लिया तो फिर हम भूल गए कि अगले नहीं बनाने। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। अच्छा, अब क्रिकेट की तरफ आते हैं ऑब्वियसली, और आपको बुलाने का आज मकसद भी यही था कि काफ़ी कुछ हुआ 1 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा अपने कोचिंग के रोल के हवाले से बताइए। आप काफ़ी इंगेज रहे कोचिंग के अंदर, और अभी क्या आपके प्लान्स हैं और क्या आपके गोल्स हैं उस हवाले से? देखिए, प्लान तो यही था जो अभी आपने बात की। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर के अगर बच्चे में टैलेंट है, स्किल है, तो उसको शाइन कैसे करना है। और जो इंस्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको उस तरह लेके चलना है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन इमीडिएटली, जिस तरह अगर आप बनाना खाते हैं तो इमीडिएटली आपको एनर्जी मिलती है, तो उस तरह की एनर्जी आप मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा था। वो कल्चर डेवलप करना चाह रहा था कि यार इनके अंदर हॉलिस्टिक अप्रोच आए, जिससे एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें इनमें अमेंडमेंट हो। अभी आपने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक बड़ी अच्छी बात की कि शायद ये जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया का, तो उससे जी। पूछा गया कि अगर आप फाइनल में पहुंचे तो किसको देखना चाहते हो, तो हाँ, उसने वर्ल्ड कहा कप से पहले कि फाइनल में अगर पहुंचे तो हम ये बॉदर नहीं करेंगे हाँ, कि who's the अपोजिशन opposition? के जी, है। तो बिल्कुल ऐसे ही। वो इसी इसी चीज़ों तरह की चीज़ें मैं डेवलप करना चाह रहा था या कर रहा हूँ बच्चों में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन हुआ, तो उस चैंपियनशिप से 7 प्लेयर्स ने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया है। क्योंकि माशाल्लाह। किसी भी प्लेयर्स के लिए एक ड्रीम होती है कि वो फर्स्ट क्लास का डेब्यू करे, क्योंकि इससे अगला जो स्टेप है वो पाकिस्तान ही है। जी। अगर इफ़ यू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट तो नेक्स्ट स्टेप इज़ पाकिस्तान। तो वो सारी फीलिंग, वो सारे सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस करवाए या आगे भी फ्यूचर में करवाऊंगा, जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। अभी आप मुजाहिद भाई पीसीबी का पार्ट है या अभी आप फिलहाल उनके साथ काम नहीं कर रहे? अभी तो फिलहाल दिस मंथ इज माई लास्ट मंथ। ओके। उसके बाद देखते हैं कि वो किस तरह की डायरेक्शन देते हैं। सो फार के मीन्स के अभी तो मैं पाकिस्तान नहीं नहीं, आप जैसे लोग जिन्होंने ओबियसली दुनिया में ट्रेनिंग की, इंग्लैंड से आप सीख के आए, तो ज़रूर सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। और अदर दैन कि हम एक दफ़ा बाहर से इम्पोर्ट करते हैं फिर किसी और को करते हैं, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से बेहतर है कि अपने बंदों से काम लेना चाहिए। नहीं। अच्छा इरफान, जी। यहाँ पे एक बात ज़रूर है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गुड क्रिकेट कोच जो एडवांस लेवल को समझता हो, वो प्रेशर जो आगे जाके किसी भी प्लेयर ने फेस करने हैं, उसकी बेहतर प्रिपरेशन बिफोर टाइम अगर करवा दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक तो बैकअप मिलेगा, और वो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गुड क्रिकेट कोच जो मॉडर्न जी। की चीज़ों को समझता है। जैसे कल मैंने देखा जिस तरह सैम और अब्दुल्ला शफीक जो उसकी बेसिक्स टेक्निक है, इज़ एक्सीलेंट प्लेयर, लेकिन वो थ्रू द लाइन खेलने वाला। आपको थोड़ा सा मॉडर्न क्रिकेट में थ्रू द लाइन भी हट के खेलना पड़ता है, क्योंकि जी। अटैकिंग मोड में हर वक्त रहते हैं। तो ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है ना,
वो उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत कम है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अगर क्रिकेट के हवाले से ये जो एक साल के अंदर डिबैकल आया उस पर बात करना चाहूँगा। काफ़ी डिफीट हमें देखनी पड़ी, उसकी जो रीज़न मैं बार बार अक्सर अपने शोज़ में बात करता हूँ, वो कप्तानी की जंग थी। और वो मेनली तो सामने अप फ्रंट जो थे बाबर और शाहीन थे, और ओबियसली उनके सर्टन ग्रुप भी था जो उसको कुछ सपोर्ट करता था। कुछ से नुकसान क्या हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गई। अब कुछ लोगों का मानना ये था कि ओबियसली सिर्फ एक ही ऑप्शन रिजवान बचती थी, बाकी कोई इस तरह का नहीं था। आप क्या समझते हैं कि रिजवान ही ऑप्शन थी, या इसके अलावा कोई ऐसा XYZ आपको लगता था कि जो जिस तरह साउथ अफ्रीकन माइंडसेट है या न्यूजीलैंड करते हैं कि नए बच्चे को लगा देते हैं और कहते हैं यही 8-10 साल है, अब ये चैप्टर क्लोज कर दिया हमने। आप किसको इंडोर्स करते हैं? बड़ा टेक्निकल सवाल किया है, आई लव इट। उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह तो क्या वटमोर के बाद जो हमारा कोच आया था, क्या नाम था उसका? पहले मिकी, उसके बाद मिकी आर्थर ने एक कल्चर डेवलप किया था जिसमें फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही थी, आप फील्डर अच्छे हो रहे थे, आप बिलीव करते थे कि एक अच्छे बैट्समैन एक अच्छा फील्डर भी होना चाहिए, और एक एक नज़र आता था टीम लड़ती भी थी, और टेक्निकली हर लिहाज से आप उस लेवल पे पहुंच रहे थे कि आपको जीतने की भी आदत पड़ चुकी थी, फिर आप चैंपियनशिप जीते भी। तो वो ऐसा क्रिकेट कोच था जिसको मैं समझता हूँ, मैंने उसको काम करते भी देखा, वो आपकी क्रिकेट को वो लेके जा रहा था। उसके बाद जितने भी कोचेस आए, वो ऐसे लगता था कि जैसे वो टीम के अंदर 3-4 प्लेयरों को आइडेंटिफाई करके उनको अपने साथ मिलाता था, और जिससे टीम सफ़र करना शुरू हो जाती, आपकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो गई। ऑब्वियसली ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपको आगे जाके फेस करने पड़ते हैं, और वो फिनिश कहाँ होते हैं? डिफिकल्टीज पे। जिस तरह आप बाबर को बिफोर टाइम, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने आज कह दिया है, जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि जी तीसरे मैच में हम 5 प्लेयरों को रेस्ट देंगे, हाँ, तो अभी बाबर वाइट बॉल 6 महीने पहले कह दिया कि जी अब 6 महीने यही कैप्टन होगा उसके बाद। तो ये जो कन्फ्यूजन या डिफिकल्टीज एक दूसरे के लिए क्रिएट की जाती है, ये क्रिकेट के लिए बहुत डेंजरस है। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपने अभी रिजवान को कैप्टन बनाया तो उसको रन दे, लेकिन हुआ क्या है कि बाबर की कप्तानी का स्टाइल कुछ डिफरेंट था। ये एक्सेलरेटर है जिससे टीम कोलैप्स भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा जोर लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। और ये जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है रिजवान, तो ये कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करेगा, और आपके पास उस तरह के प्लेयर है नहीं जो आपको एक्स्ट्रा या एनर्जी दे सकें। तो ये यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि लूप होल हो सकता है। रही बात, ऑब्वियसली सब प्लेयर जितने भी इस वक्त टिम के साथ हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि 2-3 कप्तान इमीडिएटली चेंज हुए तो ये लंबी कप्तानी करेगा। तो जिस तरह के रिजल्ट ये चाहता है, तो हम उस तरह के रिजल्ट दें, उसी तरह की एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरे, उसी तरह से कप्तान को खुश करें, जो कि टीम के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम डेंजरस होती है। तो ये चीज़ अब रिजवान को देखनी है, अगर टीम को उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आप देखना चाहते हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं बोर्ड से कि ये राइट डिसीजन है और रिजवान को ही होना चाहिए? देखिए, रिजवान अगर अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट के तौर पे और कप्तानी दोनों को चीज़ों को लेके चलेगा तो फिर इसके लिए भी आसानी होगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डिसीजन में उसमें भी हमें खुशी होगी कि उन्होंने सही डिसीजन किया। रही बात अगर उसकी परफॉर्मेंस की करें, तो उसने हर प्लेटफॉर्म पे ऑल काइंड ऑफ क्रिकेट में उस तरह का परफॉर्म किया है, तो हमें कोई डर नहीं लगता कि इसको कप्तान होना। इसी के साथ ना मैं ज़रा शान मसूद के हवाले से भी ज़रूर आपकी राय चाहूँगा, क्योंकि बाबर के हमने बहुत बात की, आपका ओपिनियन भी मैंने कई दफ़ा लिया कि बाबर कई चीज़ों में रिलक्टेंट होते थे, नई चीज़ करते हुए डरते थे। और जो मैं सबसे बड़ा बाबर के ऊपर अगर हम नेगेटिव पॉइंट ये बात की ना आपने, डरते थे। हाँ, अब ये जो रिजवान कैप्टन है, तो इसने डर निकाला है जो कि प्लेयर्स के लिए डेंजरस है। आप मेरी बात समझ रहे? क्योंकि एक स्लो एक फास्ट, जैसे रेड बुल आप पीते हो उसको, वो आपको जगा देता है ना, ऐसे ही है। तो अगर आप उसके साथ और कोई भी चीज़ सिस्टम में लेके जाओगे ना, तो अंदर जाओगे ना खिचड़ी सी पक जाती है। तो दिस इज वेरी नेचुरल प्रोसेस कि ये जोर लगाएगा और प्लेयर्स में इतना जोर होगा नहीं, ये चीज़ें डेंजरस। और उसमें मैं एक और नेगेटिव पार्ट में बात कर रहा था कि आपने प्लेयर डेवलप नहीं किए। सरफराज को हमने इसलिए ज़्यादा रेट किया कि सरफराज ने 7-8 प्लेयर डेवलप करके दिए, शायद इससे भी ज़्यादा। फखर आए, इमरान खान, वो तो डेवलप करके दिए। उनको तो हम हमेशा मानते थे। मैं रिसेंट पार्ट के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ कि
सरफराज ने बाबर भी किया, इमाम भी किया, फ़खर भी किया, शदाब भी किया, इमाद भी आए, ये सारे, हसन अली आए, ये शाहीन और नसीम शाह भी उसी दौर में आए। बट बाबर के टाइम में हमें कोई प्लेयर नज़र नहीं आता जिसको डेवलप किया गया और बनाया गया। ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने साथ अपना स्क्वाड भी उतना तगड़ा करे। तो शान मसूद को जब कप्तानी दी गई रेड बॉल की, तो हमें लगा कि ये एक सिविलाइज कल्चर्ड पढ़ा लिखा आदमी है, बाहर यॉर्कशायर की भी कप्तानी करके आया, गेम सेंस भी अच्छी लगती थी, बट हमें कोई उस तरह के ग्लिम्पसेस नज़र नहीं आए। ख़ासतौर पे जब 800 रन हो रहा था तो हमें नज़र आया कि वो एक साइड पे तो एटलीस्ट पैक किया जा सकता था। फिर लेकिन अब उनके क्रेडिट पे भी एक चीज़ आ गई है कि 2 सीरीज़ जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट आप ओवरऑल उनको कैसे सम अप करेंगे कि क्या शान मसूद एक अच्छा कप्तान है और आपको लगता है कि वो लंबे टाइम तक सर्व करेगा पाकिस्तान को? देखिए, मैं आई हैव नो कन्फ्यूजन के यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म में बात करें, ही इज़ नेवर बी अ गुड कैप्टन। देखेंगे ये कोई उसके जो टैक्टिक्स हैं, टैक्टिक्स तो पिच कर रही थी, उसके तो कोई टैक्टिक्स नहीं थे कि आपने जब एक पेसर खिलाया, अहमद जमाल या जो भी उसका नाम है, ठीक है, उसके बाद सारा आपने घेरा डाल दिया, अब ब्रेक पिच बना दी, ठीक है, इंडिया भी ऐसे करता है, बांग्लादेश भी ऐसे करता है, श्रीलंका भी ऐसे करता है, मानते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरा पॉइंट है कि जब बैटिंग पिचें बनती थी, जिस तरह आपने बांग्लादेश के खिलाफ पिचेस, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? जो पिच रीडिंग है या पिच की जो प्रिपरेशन है, उसका एक्सपर्ट कहाँ है? वो क्रिएटर ही है? नहीं, आपके नॉलेज, कप्तान, कोच और आपके जो भी चीज़ों को रन कर रहे होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह की पिचें बनानी। बाबर ने जितनी भी पिचेस को प्रमोट किया वो मोस्टली बैटिंग थे, और वो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो कि पाकिस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो स्पिनर पे भी फंसते हैं, वो तेज पिचे भी फंसते हैं, और इवन के कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम सीधी पिचों पे भी फंस जाते हैं। ये एक ऐसा लंबा टॉपिक है, इस पे मैं डिटेल से आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा कि असल रिस्पॉन्सिबल कौन है। जैसे रमीज भाई ने कहा कि बाबर कप्तान था, वो डिमांड करता था, तो फिर वो किस तरह उनकी बातों में आ गए और पाकिस्तान बैटिंग विकेट पे खेलते हुए स्पिनर को खेलना भूल गया, फास्ट बॉलिंग पे हम फंसे, और 3.5 साल और ऑलमोस्ट 8 मंथ हम कोई टेस्ट मैच अपनी होम सॉइल पर नहीं जीत पाए। इन सब का आंसर लेंगे मुजाहिद जमशेद साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। मुजाहिद भाई, ब्रेक से पहले मैंने जैसा जिक्र किया कि ओबियसली बड़ा लंबा टाइम अपनी होम सॉइल पे हम जीते नहीं। मेरा मानना ये है, आई बिलीव कि जब कप्तान बैट्समैन होगा तो वो बैटिंग विकेट्स के लिए जाएगा, बॉलर जो आपका होगा तो वो कहेगा कि स्पोर्टिंग विकेट हो ताकि मैं भी परफॉर्म करूं और मेरी टीम भी करे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बट मेरा पॉइंट इसमें ये है कि जो बाबर को ख़ास तौर पे अथॉरिटी मिली वो रमीज़ भाई के टाइम पे मिली, और उस टाइम पे उसको तमाम वो इख्तियार दिए गए जो शायद खान साहब के बाद इतने सालों में इतना स्ट्रॉन्ग कप्तान हमने नहीं देखा कि वो प्लेइंग 11 भी अपनी मर्जी से बना रहा है, वो स्क्वाड भी अपनी मर्जी का बना रहा है, वो पिचेस तक का भी उन्होंने कह दिया। बट रमीज़ भाई का दूसरा जो कॉन्ट्री इसका आर्गूमेंट होता था कि क्रिकेटर को चेयरमैन होना चाहिए, नॉन क्रिकेटिंग बंदा आएगा तो उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो अगर आज वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाबर उनसे ये पिचेस बनवाता था, और उस टाइम उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर हम स्पिन बनाएंगे तो नेथन लाइन है वो पकड़ लेगा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था, और अगर हम फास्ट बॉलिंग की बनाएंगे तो इंग्लैंड के बड़े एंडरसन और वो जिमी एंडरसन और वो वुड वगैरह वो आउट कर देंगे। एंड जो है वो घेर घूर के सीधी पिच पे आ रहे थे। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि हमें टीमों ने और मारा। हम किसी अपनी पहचान, जो हमारे पास जो टेम्पलेट था यूई वाला मॉडल कि स्पिन पे के पिचेस, उस पर आपका सईद अजमल और यासर शाह और अब्दुर्रहमान आउट करते थे, और उसी ने आपको सक्सेस दी थी। आप बेसिक टेम्पलेट से हट के उस पर गए, और नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान 3.5 साल मैच कोई नहीं जीता। तो आप इसका असल रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं? किससे ये इतना बड़ा टेम्पलेट, जो आकिब जवेद ने आके कुछ भी मेरा ख्याल है डिफरेंट नहीं किया, पुराने फार्मूले को लगा के उसने फिट इन किया और पाकिस्तान जीत गया। यहाँ पे अगर देखा जाए, साजिद और दुमान के आने से एक फील तो आती थी कि आप गिरा देंगे। उनको पिचेस दी ना, पिचेस नहीं दे रहे थे आप, उसी तरफ आ रहा। तो क्या होता है, किसी को ब्रेव बनने के लिए ना, ब्रेव बनाने के लिए उसकी मर्जी की चीज़ बना दो। जिस तरह बाबर की बात की कि बाबर को बैटिंग पिचें मिलती थी और उस तरह की प्रिपरेशन करता था। देखना ये है कि जो आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं मैनेजमेंट के, नो डाउट बाबर को इतनी पावर देनी भी चाहिए किसी हद तक, क्योंकि कप्तान इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब कभी जिंदगी में हमने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं देखा कि उसने कभी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो। इस चीज़ पे फिर क्या है, ऊपर वाले जो जिस तरह रमीज़ की बात की आपने, इन लोगों को आके उस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए और थोड़ा सा माइंड मेकअप करना चाहिए कि बाबर,
हमें ऐसी स्पोर्टिंग पिचें चाहिए। ठीक है, तू बैट्समैन है इस वक्त दुनिया के टॉप प्लेयर्स में, तुम्हें अपनी रैंकिंग भी देखनी है, तूने अपने सोशल मीडिया को भी चलाना है, व्हाटएवर, और अपनी परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करना है। ये सारी चीज़ों के बावजूद आई बिलीव के यार तुम्हें एक ब्रेव क्रिकेटर बनना है, क्योंकि वांट के यार तू प्लेयर तो है। और ब्रेव क्रिकेटर कैसे बनते हैं, जैसे विव रिचर्ड है, जैसे इस तरह के प्लेयर, वो कैसे हमने बनाने हैं। हमारी तो बेसिकली सारा फोकस ही उन चीज़ों पे कि हमने ब्रेव प्लेयर्स जो है उनको डेवलप करना है। तो ये चीज़ तो छोटी सी लैक कर रहा है, तो आप किसी का भी माइंड मेकअप बना सकते हैं, किसी के कमरे में बैठ के, किसी कैफेटेरिया में बैठ के, कहीं भी बैठ के आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और उस तरह के आप फिर रिजल्ट भी लेना शुरू हो जाते हैं, और आपका बैकअप प्लान भी और बैकअप भी उस तरह का तैयार होना शुरू हो जाता है जिस तरह आपने करना चाह रहे कि यार हमारे प्लेयर जो है वो अगर 8 बॉलों में 20 करना सीख लें, 9 बॉलों पे 31 रन करना सीख लें, यही हम लैग कर रहे हैं ना बेसिकली। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, कि आपको ऐसे कप्तान बनाने चाहिए थे जो ब्रेव डिसीजन लेते हो और चैलेंजेस को कबूल करें। तो यहाँ पे हमें चैलेंजेस कबूल करने वाले मेरा ख्याल है पिछले 3-3.5 साल में कम मिले हैं, और कंपटीशन में आना ही नहीं चाहते थे। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी 4-5 चेयरमैन जो आए, जो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे पॉपुलर डिसीजन और सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहे? चेयरमैन भी ये डरते थे कि हम अगर छेड़खानी करेंगे तो पॉपुलर डिसीजन, सोशल मीडिया वॉरियर हमें पड़ जाएंगे, और इन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा, वो सोशल मीडिया की ताकत के इन्फ्लुएंस में आ गई है। देखिए, एक तो एक डर सडन कैरी करके आते हैं, चाहे आप चेयरमैन आए, जब आपको पता हो कि आप किस रास्ते से हैं, तो वो तो डर आपसे निकलते ही नहीं, आप कुछ भी कर लें। और दूसरी बात ये है कि एक क्रिकेटर का बड़ा नाम है और उसका नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आप खड़े हो जाते हैं, आप रिस्पेक्ट दें, लेकिन आपने सारे फैसले उसके कहने पे करने हैं, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हम लैक करते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल हमेशा हम ऑफ द फील्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं कि ये चीज़, ये डर उनके कभी दिल में नहीं जाएगा। अभी एक सोसाइटी का नाम लूँ जो हमारे बहुत टाइटल स्पॉन्सर है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उसके अंदर ये डर था कि यार मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, कौन मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। उसने कहा क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर दो। यू अंडरस्टैंड, एक तो मेरी पूरी दुनिया में पहचान होगी, तो वो जो डर था वो बिजनेसमैनों के भी दिमाग में है, तो इनके दिमाग में क्यों नहीं होगा भाई। ये कैरी करना पड़ता है। ये आप नहीं कह सकते कि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं या वट एवर हैं, तो आप बैठ के क्रिकेटर से हाथ मिलाओगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। यहाँ ऐसा होता है, उनको उठ के ही मिलना पड़ेगा, और उसके बाद कोई आपको कोई बेवकूफ़ बना दे, वो फिर आपको पता है आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है। ऐसा ही। अच्छा, ये आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई रिकी पॉन्टिंग की बाबर आजम के हवाले से। उसने कहा बाबर की जो फॉर्म डिक्लाइन की तरफ जा रही है और ये जो गेन नहीं कर पा रहा, इसका एक ही सलूशन है। मेरा मशवरा ये है कि बाबर कुछ अर्सा क्रिकेट से ऑफ ले, रेस्ट करे, और उस सारे टाइम में वो क्रिकेट को ना सोचे, फिर जब आएगा तो ये इम्प्रूव भी होगा और बेहतर भी होगा। आप एज ए कोच और एज ए क्रिकेटर क्या समझते हैं, ये वाइज डिसीजन है, या वो खेलने से ही एक आधी इनिंग्स अच्छी मिलेगी और वो उसको कर पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है इस वाले से? देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी कर रहा है। एक तो कैप्टनसी चली गई, दूसरा रैंकिंग में भी नीचे आना शुरू हो गया, तो वो जगह छोड़ना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा, एक बड़ा दिल चाहिए ना कि आप किसी के लिए स्पेस खाली करें। अभी आपने कामरान गुलाम को चांस दिया, उसी नंबर पे 100 कर दिए, ठीक है। एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर को एक सीरियस होप मिल गई कि हम करेंगे तो आएंगे, और जिस जगह पे किया वो बाबर की जगह थी। तो ये वो डर होता है जो आपको फोर्स करता है कि यार मुझे खेलना है, लेकिन जो ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है ना, उसको थोड़ी देर ऑफ लेना चाहिए। जो मैं भी अंडर 19 के प्लेयर्स या जितने भी हमारे ऐसे प्लेयर्स जिनमें मुझे लगता है ये थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उनको कहते हैं हैव अ ब्रेक। तो ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। इवन के अगर आप सारा साल प्रोग्राम करते हैं तो यू नीड 2-3 वीक्स ब्रेक के यार, एटलीस्ट मेरे पास वो एनर्जी वापस आ जाए, वो फोकस ज़्यादा वापस आ जाए। क्योंकि फोकस और एनर्जी के बगैर अगर आप घुसते रहेंगे तो 30-32 ही करते रहेंगे। मुजाहिद भाई, एक हमारे कल्चर में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन की भी हम बात कर रहे थे, इंडिया की भी इवन मिसाल दें, वो किसी भी हल्के टूर पे जाते हैं तो वो अपने मेन टीम को, जैसे जिम्बाब्वे का टूर किया तो पूरी वर्ल्ड कप के बाद नए बच्चों की टीम भेज दी। अभी उन्होंने, एक तो खैर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ऐसा है कि एग्रेसिव आप गिराते हैं, मेंटली भी आपको गिराते हैं। अभी वो सेकंड मैच हुआ नहीं है, पहला बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वो कह रहे जी 5 प्लेयर हम तीसरे मैच में नहीं खिलाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया की सीरीज़ आ रही है, टेस्ट मैचेस की सीरीज़, उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए काम कर रहे हैं। वो अपने प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं। हमारा यहाँ से मेरा आपसे सवाल है जी, आया, अगर इंडिया की टीम होती या न्यूजीलैंड की टीम होती या साउथ अफ्रीका की टीम होती, ये 3-4 टीमें ऐसी होती हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही होती, डू यू थिंक
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो तीसरे मैच में 5 चेंजेस कर सकते हैं। वो खेलते किसी तरह माइंडसेट से खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ, वो इसीलिए माइंडसेट से खेल रहे हैं। क्योंकि हमारा अभी उन्होंने देखा है कि ये कंफ्यूज माइंडसेट के साथ है, कोई चीज़ें इनकी स्टेबल नहीं है, तो वो बेसिकली गिरा रहे हैं हमें। मेरा पॉइंट दूसरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ये हमने जो 4 साल का जो स्पैन खास तौर पे ये गुजारा बाबर की कैप्टनसी के अंदर, आप समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि हमने किसी नए बच्चे को आगे नहीं आने दिया? कामरान गुलाम 3 साल से रन कर रहा था, नहीं आया। साजिद खान आउट करता था, उसको कह दिया जी तुम्हारा बॉलिंग आर्म ठीक नहीं आता, तुम्हारा नॉन बॉलिंग आर्म तो मूव ही नहीं कर रहा। नुमान को तुम्हारी एज ज़्यादा हो गई है। और इसी तरह हुरैरा रन कर रहा है। उस्मान सलाउद्दीन था, उसका कैरियर ख़त्म हो गया, चांस नहीं दिया गया। फिर उमैर बिन यूसुफ है, मतलब बड़ी लंबी एक फहरिस्त है। ये बच्चों को चांस नहीं दिया गया। जो दोस्ती ग्रुप का ग्रुप एक बना सर्टन, कि अगर शदाब से नहीं बॉलिंग हो रही तो मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, वो बॉलर है तो एज ए बैट्समैन खेल रहा है। ये जो बच्चों को चांस नहीं दिया गया, ये आप समझते हैं कि हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया? इसका नुकसान सिर्फ पब्लिक को भी हुआ, जो देखने वाले थे, लव ऑफ द गेम, जो क्योंकि सेकंड रिलीजन है हमारे पाकिस्तान में। जी। इसका नुकसान बाबर को भी हुआ कि बाबर किसी गलत फहमी में ना रहे कि उसका उसे नुकसान नहीं हुआ। अगर आप शताब को खिला रहे थे तो हमें तो सब नज़र आ रहा था कि ज़बरदस्ती बैटिंग उसे खिला रहे हो। नो डाउट आप जीतना चाहते तो आप एक कैरी करते हो कि यार सीनियर प्लेयर है, इसको एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं तो अगर बॉलिंग में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा तो बैटिंग में शायद कर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेक शिफ्ट चीज़ें नहीं चलती। आपको कहता है राइट हॉर्सेस बाय कोर्सेस। अगर आप उस तरह नहीं लेके चलोगे क्रिकेट को तो आप हर जगह पे स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे। यही वजह हुई कि बाबर कप्तानी से गया। लगता उसे यही है कि शायद मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, या मेरी टीम के होते हुए 4 वर्ल्ड कप खेले या 3 वर्ल्ड कप खेले, जीता नहीं हूँ। लेकिन ये लिंक करती हैं चीज़ें, चेन बनी होती है कि जी आपको शहजाद को ज़बरदस्ती खिला रहे हो तो बेसिकली उसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसऑनेस्टी कर रहे हो ना। ऑनेस्ट क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो डिसऑनेस्टी हमने समहाउ समवेयर हमने देखी, जिसका उसको खुमेजा भुगतना पड़ा। तो ये देखे ना कि वो आपकी इंटेंशन सामने आई। कई दफ़ा इतनी आपस में थपकी थी दोस्ती कि आपने हैशटैग भी चलाए, सोचना भी मना है, और फिर एक टाइम आया कि आपस में ही कप्तानी की जंग के लिए भी मसाइल पैदा हो गए। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके मुजाहिद भाई से हम पूछेंगे कि जो गैरी क्रिस्टन का चले जाना, ये क्या होता है कि एक दफ़ा फॉरेन कोच आता है, एक दफ़ा पाकिस्तानी लोकल कोच आता है, और स्टेबिलिटी सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो क्यों नहीं हो पाती? इस पे डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स। हम बात करें क्रिकेट के वाले से। जैद भाई, ब्रेक से पहले मेरा क्वेश्चन था कि ये कोचिंग का मसला बड़ा एक स्वेयर है। हम क्या कर रहे हैं, जो अगर आप पिछले 2 डेकेड का पाकिस्तानी क्रिकेट को देखें, फॉलो करें, तो एक दफ़ा हम फ़ॉरेन कोच लाते हैं, उससे हम बदल होते हैं, फिर हम लोकल कोच लेके आते हैं, फिर उसे कहते हैं जी लोकल कोच जो है वो नेपोटिज्म में चला गया, फेवरेटिज्म में चला गया। फिर दोबारा कहते हैं नहीं जी गोरा ठीक थी, उन्होंने लेके आओ। फिर गोरा आता है तो फिर उसके प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी गैरी क्रिस्टन जब आया तो सबका मानना था कि ये वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का कोच है, भारत को वर्ल्ड कप भी जितवाया इसने। कुछ का मानना था कि ये अपनी पीक गुजार चुका है, अब ये इस तरह नहीं है। कुछ का कहा जा रहा है कि जी इसको सर्कमस्टांसिस ऐसे क्रिएट किए गए कि इसको रखना नहीं चाह रहे थे, और ये जाके मस्कत के अंदर भी कोचिंग कर रहा था और पाकिस्तान टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। एक तो ये डिसीजन कैसा है, और दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट अब चल गया है 2 कोचेज़ होने चाहिए, रेड बॉल के लिए, वाइट बॉल के लिए, पाकिस्तान में वर्कआउट करता है। और जो तीसरा इसका पार्ट भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, इसका एक नुकसान भी मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह मिकी आर्थर को हमने भेजा, ब्रैडबर्न को भेजा, और अब ये गैरी क्रिस्टन गया। अगर आप फ्यूचर में किसी को बुलाएंगे तो शायद आपकी कंट्री में कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इस तरह के हालात पैदा करके निकाल देते हैं। तो आपका क्या टेक है इस पर? ये तो बिल्कुल, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि जो कोचेस भी अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन तो होती ही पैसे की, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनको अपने किसी लोकल सिस्टम में कोई जॉब ना मिल रही हो जिस तरह का उनका ख्वाब होता है, या कई लोगों को, कई कोचेस को टीवी पे या मीडिया में रहने का बड़ा शौक होता है। तो माइट बी दैट्स द रीज़न कि वो अपने किसी भी लोकल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते और हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान हमेशा फॉरेन कोच के पीछे जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि शायद गोरा आने से वो जो एडवांस चीज़ें हैं शायद वो अपने साथ लेके आए, लेकिन वो भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता निकालता है। वो एकदम से आपको चीज़ें नहीं देता। ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इतना एडवांस क्रिकेट खेल रहा है, या जो अटैक टू डिफेंस वाला माइंडसेट है वो किस तरह उसका डेवलप करना है, वो आपको कभी भी इमीडिएटली सारी चीज़ें नहीं देगा, वो छुपा के रखेगा, क्योंकि उसने उसको लैंगर ऑन करना है। अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर वो उसको कहीं और जाके यूटिलाइज करेगा।
तो ये माइंडसेट होता है जो फॉरेनर कोचेज होते हैं कि आपको इमीडिएटली डेवलप नहीं करते और ना वो करना चाहते हैं। तो ये चीज़ नंबर एक। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने रेड बॉल और वाइट बॉल की बात की, सम यस आई बिलीव कि अगर आप वाइट बॉल का किसी को कोच लेते हैं तो उसमें जो एचिलिटी या उसका अटैकिंग माइंडसेट और उसको प्लेयर की जो एबिलिटी है उसको स्मेल होती रहे। जो स्मेल हो ना एक प्लेयर की कि यार ये मेरे ऑस्ट्रेलिया टूर में बड़ा काम आएगा, ऊंचे बॉलों को अच्छा खेलता है, अपर कट मारता है या पुल शॉट, अगले बॉल को भी पुल शॉट मार लेता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हो तो फिर आपकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। रेड बॉल नो डाउट थोड़ा सा टेम्परामेंट, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज, थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्रिकेट के यू आर टेस्टिंग फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हमने देखा जितनी भी टेस्ट क्रिकेट हुई पिछले 3 साल में, जो वजह बनी हमारे हारने की भी, एक बॉलर पहला बॉलर आता है 140 पे बॉल कर रहा है पहले स्पेल में, 4 ओवर होते हैं 132 पे आ जाता है, फिर उसको अगला स्पेल कराएं तो वो बाउंड्री पे दिखा रहे होते हैं कि जी स्ट्रेचिंग कर रहा है, जैसे उसको बॉलिंग पे लेके आते हैं 124 पे आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आप मॉनिटर होनी चाहिए और इसको क्रिटिकली देखना चाहिए कि यार ये चीज़ें हम अपने सिस्टम से निकालना है। अगर इरफान ने 140 पे बॉल किया है तो आखिरी दिन का बॉल भी 140 पे करे। तो फिटनेस लेवल भी इस तरह का, अगर आपके इस तरह के माइंडसेट के कोचेस नहीं होंगे तो आप स्ट्रगल करते रहोगे। ये नहीं है कि आप मैच देख रहे हो उधर और हाथ में बनाना पकड़ा हो या कॉफ़ी पकड़ी हुई है तो आपको इन्वॉल्व होना। वो तो इनकी तमाम प्लेयर्स की आपको फिजिक और फिटनेस ही नजर आ रहा है कि फिटनेस लेवल, चाहे वो वर्कलोड की बात करें या कुछ नजर आ रहा है। फिर इरफान एक और चीज़, और ये हमारी जो कप्तान की मीडिया टॉक होती है आप पोस्ट मैच में जी, उसका भी स्टैंडर्ड कोई अप टू द मार्क नहीं है। ये भी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह की है, आप किस तरह हैंडल करते हो। एम्बेसडर है आपका, आपने उसको आप पहला टेस्ट में बांग्लादेश से हारे हो तो आपने ये कह दिया जी वो जो सबसे बड़ा अपसेट था वो जी अहमद जमाल अनफिट हो गया। ये कौन सा लॉजिक है यार? आपने इसका मतलब आपके पास बैकअप ही नहीं है। ऐसा ही है। और आपके पास लॉर्ड हमारी रिकग्निशन फास्ट बॉलिंग थी, वो कहाँ पे गई? अच्छा, इन टॉपिक्स पे भी हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में डिटेल में बात करें। कुछ 2-3 लास्टली मैं आपसे चीज़ें जानना चाहूँगा। सिलेक्शन कमेटी ने आके कुछ ना एक इम्प्रूवमेंट डाली और मेनली ओबियसली सब जानते हैं आकिब जावेद का रोल था और आकिब जावेद आए और उसमें अजहर अली भी उसका पार्ट बने, असद शफीक ऑलरेडी थे और अलीम डार साहब की भी इंडक्शन हुई और हसन चीमा है। आप ये पांचों के रोल को कैसे देखते हैं अभी? और इस अभी तक सब जानते तो यही है कि सब मेनली जो कंट्रोल है वो आकिब जावेद के पास है, बट उनको कोई एज ए चीफ सेलेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया। तो आप ये कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए? और ओवरऑल ये सिलेक्शन कमेटी का क्या आप जो परविटल रोल देखते हैं, आप लगता है कि ये बेटरमेंट के लिए बेहतर है? देखिए एक चीज़ तो है कि मैंने आकिब के साथ काम भी किया हुआ है, मेरे साथ खेलता भी रहा है और मैंने इसके साथ 1-2 टूर भी किए हुए हैं। है तो वो बहुत पॉजिटिव, और जिस तरह का उसने एक सिलसिला शुरू किया था लाहौर कलंदर से, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नो डाउट उस तरह के प्लेयर नहीं दे सका, हारिस रॉस को उसने नहीं दिया ना जी, और एक आधा प्लेयर और दे दिया। उस सिस्टम से एग्रेसिव नेचर तो है, फैसले करने में घबराता नहीं है, ये जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखें आपने इमीडिएटली ऐसी पिच तैयार करा दी जिससे मीन्स कि आपको पता चले कि हम जीत सकते हैं, जीत की फीलिंग ही आ जाना एक प्लस पॉइंट है। उससे पहले जितने भी मैचेस है आपने देखा उसके कितने बुरे रिजल्ट है। रही बात और बड़े नामों को बाहर बिठाने का भी जिक्र किसी के अंदर नहीं था। आपसे एक रिक्वेस्ट है थ्रू योर चैनल कि जी वो जो हसन चीमा साहब हैं वो मेरी चेयर पे आगे बैठे और आप उनसे सवाल करें कि आप कौन हैं, हमें भी तो पता चले ना ये है कौन जो सिलेक्टर है। परसों असद अली साहब मेरे शो में थे, वो कह रहे थे ये तो फुटबॉल के शो करते हैं तो ये क्रिकेट में। हाँ ये प्लीज मुझे आगे यार, मैं अपनी सीट खाली करता हूँ उनके लिए। तो मेरी बड़ी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब 2 लोगों से कि एक तो अलीम डार को बुलाएं और दूसरा आप हसन, क्या नाम है उसका, हसन चीमा, इन दोनों को मेरी चेयर पे बुलाएं बार बार कि आप किस बेस पे हैं चीफ सेलेक्टर। नहीं लेकिन ये तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने लगाया है सर, कि आखिर किस तरह है ना, हाँ किस रास्ते से वो आए और क्यों आए, ये जवाब वो देंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये वो एक पैरामीटर है जी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये भाई झूठ बोलने वाली कुर्सी नहीं है, तो इस पे बैठ के वो सारा। लेकिन ऐसे वो आंसर करने के लिए आता कोई नहीं है। नहीं चले कोई बात नहीं। लास्टली मैं, टाइम की किल्लत है, जरूर इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो आई एम श्योर इसका वो जरूर जवाब देना चाहिए। लास्टली ये कि जो 5 मेंटोर का जो कॉन्सेप्ट लेके आया, जो 6 टीमों का हमारा रीजनल स्ट्रक्चर रखाया था, उसने जितने भी क्रैक्स क्रिकेटर से मैंने बात की उसने कहा जी इसी ने
डेंट किया, डिपार्टमेंट बंद नहीं होने चाहिए थे। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट तो रिवाइव कर दिया आपने, बट साथ आप 5 टीमों का कॉन्सेप्ट भी लेके आए और 5 आपने मेंटोर भी लगा दिए। एक तो मैं हमेशा बात करता हूँ, ये पांचों मेंटोर ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, शायद ये दूसरा की कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। अब जूनियर भी आप इनको दे रहे हैं, मेन भी दे रहे हैं, वुमेन भी दे रहे हैं, आपके ख्याल में ये रोल प्ले कर पाएंगे? और दूसरा ये कि उसमें से 2 तो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, सरफराज और शुएब मलिक तो इंटरनेशनल लेवल पे और लीग भी खेल रहे हैं, तो आप उस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर मैं एक प्लेयर की बात करूं कि उसमें एक प्लेयर डेवलप करने की हैबिट है, वो है शुएब मलिक। उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है जहाँ पे भी जाता है, और उसकी कोशिश होती है कि यंग जो जनरेशन है उनको प्रमोट किया जाए, उनको अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके तरह ही तैयार किया जाए। जी, वो तो समझ आता है, बाकी मुझे समझ नहीं वो कौन आता। सा वैसे? देखें, आपको पता ही है कौन है मेंटोर। मैं कोई ज़्यादा, सारी मेरे दोस्त हैं, सकलैन भी मेरा छोटा भाई है, वकार के साथ मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, मिसबा के साथ क्रिकेट खेला हूँ, तो सारे मेरे कुलीग्स हैं, तो मैं किसी को उस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन नाम ले रहे हैं नाम सबके ले लिए मैं नहीं, एक का आपने खास तौर पे कहा था कि वो कि मैंने देखिए शुएब की बात हाँ। की है कि शुएब इज़ द बेस्ट अच्छा, मेंटोर, ठीक है। क्योंकि वो हर तरह की, हर कंडीशन में, हर तरह की क्रिकेट खेल चुका है। फिर वो सियालकोट स्टालियन को 3 दफ़ा चैंपियन करवा चुका हुआ है। तो उसके जो उस तरह के रिजल्ट थे उस टाइम पे हमने देखे, उसको काम करते देखा, क्योंकि वो खुद ही कोच होता है, खुद ही कप्तान होता है, खुद ही मैनेजमेंट का प्लेयर होता है। उसको पता होता है मैंने इरफान को कौन सा खाना देना है, जो हर तरह के एंगल से ही इज़ द बेस्ट मेंटोर। रेस्ट ऑफ के यार विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं लगी ये मेंटोर हैं क्या वैसे। बिल्कुल ये ठीक इससे मुझे ये देखते हैं अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, और ये शायद थोड़ा 6-8 मंथ तक हमें इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काफ़ी ऐसे टॉपिक थे शायद जिन पे अभी बात करना चाह रहे थे, बट फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, होपफुली आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा आज की गुफ्तगू सुन के। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में आप दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।